2023 एक नया साल। अगर आप चाहते हो कि आपके नए साल की शुरुआत अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हो तो दैट्स अ राइट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ प्रांजल कामरा, अक्षय श्रीवास्तव, सीए सचित गुप्ता एंड आल्सो सम रिसर्च बेस्ड ऑन माय ओन स्टडीज एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए अपनी जरूरत के हिसाब से म्यूचुअल फंड में, एफडी में, गोल्ड में, स्टॉक्स में, ये सब कुछ हम पता लगा सकते हैं अपनी रिस्क एपेटाइट से कि हम कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, अपने पैसों को कितने ज्यादा रिस्क तक डाल सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा रेसिपी पे, recipe.finlogy.in पे। आपको सबसे पहले रेसिपी पे लॉगिन कर देना, वहां पे उसके बाद आपको वहां पे फाइनेंशियल एपेटाइट पे क्लिक करना है और वहां पे जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे आपको वहां पे सबसे पहले फिल करना है और उसके बाद आपको वहां पे गोल प्लानर पे क्लिक करना है और वहां से अपने गोल्स के हिसाब से अपने गोल को ध्यान में रख के वहां पे अपने आंसर शीट पे फिल करना है और उसके बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये रेसिपी आपको साइंटिफिकली बताएगी कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये मंथली सेव कर रहे हो तो उसमें से आपको कितना परसेंट एफडी में रखना है और कितना परसेंट गोल्ड में रखना है, कितने परसेंट स्टॉक्स में रखना है और कितना परसेंट म्यूचुअल फंड में रखना है, वो सब कुछ आपको परसेंटेज में नीचे बता दिया गया होगा। और इसके थोड़े से ऊपर देखो आपके यहाँ पे रिस्क एपेटाइट भी देखने को मिलेगी। वहां पे अगर आपकी रिस्क एपेटाइट में मान के चलता हूँ कि हाई है, आप बहुत ज्यादा रिस्की बंदे हो, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, आप छत से कूदने के लिए तैयार हो जाते हो, सॉरी, तो आप ग्लोबल फंड और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर रिजल्ट में दिखाई पड़ता है कि आप एक बहुत कंजर्वेटिव या मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर, तो आपके लिए मैं लेके आया हूं मिड कैप फंड और आपके लिए लार्ज कैप फंड। और अगर आपको टैक्स सेवर फंड की जरूरत है तो मैं आपके लिए टैक्स सेवर फंड भी लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं लार्ज कैप फंड की तरफ। लार्ज कैप में हमारे पास आ जाता है HDFC का सेंसेक्स का इंडेक्स फंड। क्या हम सेंसेक्स की जगह निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड भी ले सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते थे, पर यहाँ पे हमने निफ्टी 50 को पीछे छोड़ के सेंसेक्स के फंड क्यों लिए? क्योंकि निफ्टी 50 में आते हैं 50 स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो वो काफी ज्यादा डिवर्सिफाइड हो जाता है, ओवर डिवर्सिफाइड हो जाता है, जिसको कि हमें लेने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आ जाता है सेंसेक्स, जिसके की पोर्टफोलियो में 25 to 30 स्टॉक्स हैं, काफी ज्यादा फोकस स्टॉक रहते हैं और काफी ज्यादा बैलेंस भी बना रहता है। इसलिए मैंने सेंसेक्स को चूज किया। HDFC हमने इसलिए चूज किया क्योंकि वो एक ब्रांड है और ब्रांड पे ट्रस्ट करना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी रहता है। इसलिए हम वहां पे उसके ट्रस्ट इश्यू पे वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके इंडेक्स फंड में। और सेकंड रीजन ये है कि उसके एक्सपेंस रेशो काफी कम है, 0.2% है। और थर्ड रीजन ये है कि उसके जो ट्रैकिंग एरर्स है वो काफी ज्यादा लो है। और अगला जो फंड है उसका नाम है ग्लोबल फंड। ग्लोबल फंड में मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरिट एसेट फ्लैंक EFT है, इसलिए आपको इसको बाकी म्यूचुअल फंड की तरह नहीं खरीदना है। इसको आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो, जैसे कि मेरा ब्रोकर है ज़ीरोधा, आप वहीं से इसको खरीद सकते हो। पर इसे खरीदने के लिए आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, माने कि आपका जो जिगरा है वो आपके हाथों में होगा, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में है सिर्फ 10 कंपनी जो कि सिर्फ एक ही सेक्टर की तरफ कंसंट्रेट है। यहाँ पे आप इसका पोर्टफोलियो देख पा रहे होंगे। वहीं पे नेटफ्लिक्स, मेटा और अलीबाबा ऐसे स्टॉक्स ने 1-2 सालों में काफी बेकार परफॉर्म किया है और जिस वजह से 1-2 साल में जो इसकी परफॉर्मेंस है या वो -40% तक गिरी है। वहीं अगर किसी ने इसको 1 साल पहले 10,000 में खरीदा होता तो आज उसकी जो वैल्यू होती वो 5800 ही रह चुकी होती। समझ सकते हो कि कितना ज्यादा गिर चुका था ये स्टॉक। इस फंड की वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें जो फ्लक्चुएशन है वो ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकती है। अभी तो फॉरेन मार्केट्स काफी ज्यादा डाउन है, पर जब वो रिकवर करने लगेंगी तो इस फंड में आपको हाईली रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरा ग्लोबल फंड में आपको रिकमेंड करने वाला वो है नेटसेक 100। इसका जो पोर्टफोलियो है वो 100 स्टॉक्स में डिवर्सिफाइड है और ये लेस रिस्की है अगर हम इसको कंपेयर करें अपने पिछले फंड से। आप इसको भी अपनी कस्टडी में ले सकते हो। और हम यहाँ से बढ़ते हैं अगले अपने फंड की तरफ, जिसका नाम है टैक्स सेवर फंड। नाम से ही पता चल जाता है कि ये हमारे टैक्स सेव करने में हेल्प करता है और इंडिया इनकम टैक्स के अनुसार अंडर सेक्शन 80C के ये रेगुलेशन लाई गई है। आप यहाँ पे अपने इजिली अमाउंट डाल सकते हो और अपने टैक्स को बचा सकते हो। और इसमें जो सबसे पहला स्टॉक हो जाता है वो मेराइल एसेट टैक्स सेवर का है। ये हमने इसलिए चूज किया क्योंकि इसका जो ट्रेलिंग रिटर्न है और रोलिंग रिटर्न है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला और पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों में इसका रिटर्न है वो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिला और अच्छा देखने को मिला, इसलिए हमने इसको चूज किया। और इसका एलोकेशन है थोड़ा मिड कैप में है, थोड़ा लार्ज कैप में है और थोड़ा स्मॉल कैप में है। और ये फंड थोड़ा एडवेंचरस भी है, मेरी तरह आपकी तरह, जिस वजह से आपका पोर्टफोलियो वो हाईली रिटर्न से बढ़ सकता है। वहीं हमें ये पनिश भी कर सकता है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो फॉरेन की मार्केट है यहाँ पे मेनली ये फॉरेन में इन्वेस्ट करता है और यहाँ पे फॉरेन में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है मार्केट, जिस वजह से जो इसका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है और 1-2 सालों तक मेरे को लगता नहीं कि अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए 1-2 साल के बाद 3-4 साल तक आपको प्रॉफिटेबल अच्छा खासा मिल सकता है इस फंड से।
और सेकंड जो फंड आ जाता है टैक्सेबल में, वो है पारंपरिक टैक्सेबल फंड। काफी ज्यादा लोगों ने रिकमेंड किया, मेरी रिसर्च में भी मेरा फेवरेट फंड यही रहने वाला है। मेन रीजन क्या है कि हम इसको अपने वीडियो टॉपिक में कवर कर रहे हैं। मेन रीजन ये है कि इसमें अपने पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स को रखा हुआ है, जिस वजह से जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिस्टेंसी है वो हर साल बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट जो सेक्टर आ जाता है हमारे पास फंड का, वो है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में जो हमारे पास सबसे पहले फंड आ जाता है वही पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फ्लेक्सी कैप फंड में मैक्सिमम जो चीजें हैं वो पिछले टैक्सेबल फंड से ही मिलती जुलती हैं पारंपरिक से, क्योंकि इसका मैनेजमेंट है वो सेम ही है। और यहाँ पे थोड़े जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, थोड़े ज़्यादा सेक्टर्स में थोड़ा इन्वॉल्व है, पर मैक्सिमम थिंग्स सेम है एज कम्पेयर टू टैक्सेबल फंड से। और इसके अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 3 सालों में 15% का रिटर्न, 5 सालों में 10% का और 7 सालों में 12% का रिटर्न। काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी से रिटर्न प्रोवाइड करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे बड़ा रीजन है जो इसको चूज करने का वो है कि इसका जो AMC मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड है। उसने आज तक सिर्फ 4 ही फंड्स रिलीज किए हैं, जिसमें से 2 इक्विटी हैं, एक टैक्सेबल और एक फ्लेक्सी। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन के चलते जो इनके फॉरेन के स्टॉक्स थे वहां पे जो इनका स्टेक था, अब गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ चुकी है कि आप फॉरेन में कुछ परसेंटेज में ही स्टॉक ले सकते हो, जिस वजह से जो इनकी फॉरेन में स्टेक था उनको थोड़ा कम करना पड़ा। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि फॉरेन में अभी मंदी का दौर चल रहा है, जिस वजह से इनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है वो भी काफी ज्यादा डाउनफॉल में है। नेक्स्ट है मिड कैप फंड, माय फेवरेट PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 2013 में और 9 साल हो गए अब तक, और इसने काफी ज्यादा डाउनफॉल्स देख लिए, काफी ज्यादा फॉल देख लिए, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इसको। और इसके रिटर्न्स पे अगर हम फोकस करें तो इसने 3 साल में 39% का, 5 साल में 19% का और 7 साल में 17% का कंसिस्टेंसी से रिटर्न दिया है। इसमें आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, जिस वजह से इसमें फ्लक्चुएशंस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में। पर अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें, अगर आपकी लॉन्ग टर्म की विजन है तो 5-6 साल तक ये कंसिस्टेंसी अच्छा रिटर्न दे सकता है और शॉर्ट टर्म में थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। तो बढ़ते हैं अगले फंड की तरफ, शॉर्ट कैप फंड की तरफ। ये है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें काफी कम वॉलेटिलिटी है एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी स्मॉल कैप फंड से इसको अगर हम कंपेयर करें। वहीं ये स्मॉल कैप फंड है और इसमें रिटर्न देने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और आप इसको तभी लेना जब आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आप रिस्क एपेटाइट में आते होंगे तो ही स्मॉल कैप की तरफ देखना। और ये एक्सिस का स्मॉल कैप फंड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, आप इसको अपने सजेशन में ले सकते हो। एट द एंड माय पर्सनल एडवाइस, यार देखो, आपको ना कोई भी स्टॉक या कोई भी फंड रिकमेंड करे, पर आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आप कोई भी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करो तो उसको पहले स्टडी कर लो अपने बेस पे। तो लास्ट में जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना कैसे बोल सकते हो आप, करो नीचे।